बीना जी, पिछले 75 साल बीत गए आज़ादी के। भारत में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी अंबानी अडानी जैसा कॉरपोरेट क्यों नहीं बन पाया? ऐसा कोई बिजनेस पर्सन क्यों नहीं बन पाया? अनीता जी ने शायद पहले बोला था कि हम लोग चांद तक पहुंचे हैं, भारत से लोग चांद देखने गए हैं, लेकिन हाँ हाँ लेकिन आ, महिला दोने का एक प्रथा है इस देश में। जी। आज तक वो बंद कर नहीं पाए। तो ऐसे एक देश में क्या मिलियनेयर्स बनेंगे, आदिवासी या दलित मिलियनेयर्स? इस सरकार का बहुत ही एक इंटरेस्ट है कि एक्रोनिम्स, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस उसमें मतलब आवंटित किया है पैसे, लेकिन कितने दलित और आदिवासियों को ये बजट मिला है? शायद रतन जी ने भी पहले बोला था कि एक डॉक्यूमेंट, एक लोन लेने के लिए एक डॉक्यूमेंट कम है तो लोन मिलते नहीं है। और मार्केट डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव मार्केट में होता है, वो आज भी होता है। पहले सवाल ये कि किसने बनाया ये चीज़ को। इसीलिए अगर कोई छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर्स है इस देश में, तो अगर उनका जो माल है बेचना है, तो वो मिडलमैन चाहिए, वहाँ पे ही कटौती शुरू होता है। तो ऐसे एक माहौल में शायद हमें मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स बनने के लिए बहुत बहुत बाधाएं है, मतलब बैरियर्स है, और यही एक संघर्ष है। इसीलिए इस वो जो पहले सवाल मैंने किया था कि इस आज़ादी किसके लिए है। बिल्कुल। चर्चा मुझे लग रहा है बड़ी दिलचस्प है, लेकिन समय क्योंकि बढ़ता जा रहा है तो हमें इसको वाइंड अप भी करना है। कुछ आखिरी सवाल मैं आप लोगों से ले रहा हूँ जितेंद्र जी। आदिवासी पर्सपेक्टिव में जब मैं पिछले 75 साल को देखता हूँ तो शिकार, हिंसा का शिकार हुए हैं, तमाम तरीके की मुश्किलें सह रहे हैं, लेकिन एक प्रतिरोध भी है जो हिंसक है। नक्सलवाड़ी और माओवादी आंदोलन उधर से निकल के आया है। 75 साल में टकराव हम देख रहे हैं सरकार के साथ में, लोगों का हथियारबंद आंदोलन भी हो रहा है। क्यों भारत का जो स्टेट है, जो राज्य है, वो ऐसा शानदार उदाहरण नहीं पेश कर पाया कि ऐसी नौबत नहीं आती 75 साल में? इस नक्सलवादी माओवादी आंदोलन के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो है आदिवासी प्रतिरोध और दूसरा है नक्सलवाड़ी आंदोलन। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अ, आदिवासियों के बीच में अगर हम लोग पूरा आदिवासी इतिहास उठा कर के देखेंगे, तो उस आदिवासी इतिहास में संघर्ष जो है वो शुरू से मौजूद है। वो शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो सर्वाइवल के लिए संघर्ष है। फिर सर्वाइवल के बाद में अगर देखेंगे, जैसे जैसे शुरुआती स्टेट का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, जब राज्यों का उदय हो रहा है, तब से लेकर के और अंग्रेजी ईरा तक देखें तो राज्य जो हैं वो जितने भी बने, उन्होंने उन इलाकों को, उनकी ज़मीनों को, उन रिसोर्सेज को कब्जा करने की कोशिश की। लिहाजा उनके खिलाफ एक प्रतिरोध की लंबी परंपरा रही है। इस देश में अगर हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का पहला झंडा तिलका मांझी के यहाँ से शुरू होता है 1770 और 80 के दशक में, जब भागलपुर कलेक्टर को तीर मारा जाता है और उस भागलपुर कलेक्टर क्लीवलैंड की उसमें मौत हो जाती है। और वहाँ से आदिवासी, मतलब अगर हम लोग कॉलोनियल इरा की बात करें, वहाँ से वो विद्रोह की परंपरा हमें वहाँ भी दिखती है। वहाँ से होते हुए हमें आज तक वो परंपरा लगातार दिख रही है। स्टेट का रूप बदल गया। स्टेट में पहले कुछ और लोग थे, आज कुछ नए लोग आ गए हैं, लेकिन उनकी टेंडेंसी नहीं बदली। उनका जो लूटने का तरीका था वो तरीका नहीं बदला। लिहाजा प्रतिरोध जिंदा है। आज भी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पिछले 16 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, सिलगेर के भीतर 50,000 से ज्यादा आदिवासी आंदोलन में बैठे हुए हैं सड़क पर। उनकी सिर्फ एक डिमांड है कि स्टेट उनके इलाकों में आकर के सीआरपीएफ के कैंप ना लगाए, ताकि होता है टेंडेंसी जो देखने को मिली आज़ादी के बाद, पहले पुलिस आती है, फिर पुलिस के बाद और मिलिट्री के बाकी लोग आते हैं, फिर प्राइवेट कंपनियां आती हैं, प्राइवेट कंपनियां आके वहाँ माइनिंग करती है, माइनिंग के बाद वहाँ से डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के बाद आदिवासियों का कोई ठिकाना नहीं है।
लिहाजा लगातार वो 16 महीने वहां हो गया। नेतरहाट के भीतर पिछले 60 साल से लंबा वक्त हो गया है, तब से आंदोलन चल रहा है। हसदेव के भीतर 1,80,000 हेक्टेयर का जंगल अडानी को दे दिया गया, उसके खिलाफ आदिवासी लड़ रहा है। तो प्रतिरोध को अगर हम लोग देखेंगे तो प्रतिरोध तो आदिवासी परंपरा का हिस्सा है। अब आते हैं आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, नक्सलवाड़ी का मामला हो या माओवादी मूवमेंट हो। ये दरअसल अगर इसको देखेंगे तो स्टेट का कंप्लीट फेल्योर है। नक्सलवाड़ी मूवमेंट स्टेट के फेल्योर होने का एक जीता जागता उदाहरण है। आप कंप्लीटली देख लीजिए कैसे शुरू हुआ। भूमि का जो बंटवारा होना था वो बंटवारा नहीं हुआ, लिहाजा बंगाल से वो आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया में पूरे में बड़े हिस्से में वो फैल गया और उसी जमीन के सवाल पर फैला, क्योंकि स्टेट उस जमीन के सवाल को एड्रेस नहीं कर पाया था। दूसरी बात, अब आप देखिए कि इसके बहाने से स्टेट एक जगह तो फेल रहा है, ये तो दिख रहा है, लेकिन स्टेट ने इसको मेंटेन भी किया, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा जब अफगानिस्तान के भीतर अमेरिका रूस को निकालना चाहता था, तब उन्होंने तालिबान को खड़ा किया था और उसके बाद जब रूस निकल गया फिर तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फिर उसके बाद वही अमेरिका तालिबान को सत्ता दे करके बाहर चला गया है। सेम सिचुएशन इस देश के आदिवासियों के साथ में हो रहा है। आदिवासियों के खिलाफ जब नक्सलवाड़ी का मूवमेंट चला तो इस तरीके से आदिवासी ग्रुप्स को तैयार किया गया कि जो सरकार की तरफ, सलवा जुडूम हमने देखा था, सलवा जुडूम के नाम पर सरकार ने आदिवासियों को नक्सलियों से लड़ा दिया और उधर भी आदिवासी जो है नक्सलियों की चपेट में भी मारे जा रहे हैं, इधर सरकारी हिंसा का भी शिकार है और सलवा जुडूम जैसे जो एक अलग तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं उनके तहत भी लगातार मारे जा रहे हैं। आप देखिएगा तो पता चलेगा कि चारों तरफ से आदिवासी मारा जा रहा है। इस साल मध्य प्रदेश सरकार ने एक बिल पास किया, उस बिल के तहत सरकार ने कहा कि वो आदिवासी इलाकों में जो ये इस तरीके की जो नक्सली एक्टिविटीज़ है, माओवादी एक्टिविटीज़ है, उनको ख़त्म करने के लिए आदिवासी नौजवानों को रिक्रूट करेगी। तो आप खेल देखिए कि आदिवासियों के खिलाफ ही लड़ा करके उन्हीं को वहीं पर ख़त्म किया जा रहा है। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में इस तरीके की पॉलिसी आई थी, जब आदिवासियों को रिक्रूट किया गया या उसी जात के लोगों को आर्मियां बनाई गई और उन्हीं लोगों के खिलाफ में इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए आप देखेंगे तो लगातार आदिवासी लड़ रहा है, वो अपने संसाधनों को बचाने के लिए लड़ रहा है। ऐसे में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो उसका सही मायने ये होगा कि आदिवासियों को उनके रिसोर्सेज पर से जो बाहरी जो हमले हो रहे हैं, जो दिकुओं के हमले हैं, उन हमलों को रोका जाए और तभी सही मायनों में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैं आगे आखिरी सवाल लूँगा क्योंकि हम वाइंड अप कर रहे हैं। अनीता जी, 75 साल का हम जिक्र कर रहे थे, हम यात्रा पर गए कि किस तरह भारत में हमारे सामने समस्याएं भी रही और हमने बहुत कुछ हासिल भी किया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आने वाले कुछ सालों में जब 2047 में हम 100 साल मनाएंगे आज़ादी के और आने वाले 75 साल भारत के, कैसे देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं हमारे खासकर बहुजन पर्सपेक्टिव से, कैसा भारत देखती हैं आप? देखिए, मुझे तो लगता है कि जितना जुल्म बढ़ रहा है उतना प्रतिरोध बढ़ रहा है और मुझे लगता है प्रतिरोध बढ़ेगा अब, क्योंकि जो सीन है वो बदल चुका है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि आज हम एक आपके साथ बैठे और बातचीत कर रहे हैं, ये पहले संभव नहीं था और हमारे पास जो है वो एक सोशल मीडिया की ताकत है। और मुझे तो लगता है अब जैसे कि एक समय था कि फिल्में जब बनती थी तो पूरा एक दर्शन परोसा जाता था लोगों को कि लोग जो है वो ये कल्पना करें कि वो एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, जहाँ औरतें सेफ हैं। लेकिन अब फिल्मों का दौर भी बदला, अब उसमें दलित इश्यूज़ उठाए जा रहे हैं, बल्कि हमारे डायरेक्टर बन रहे हैं, हमारे एक्टर निकल के आ रहे हैं। राइटिंग ने अपनी एक जगह बनाई है और दलित राइटिंग ने दलित साहित्य ने विश्व साहित्य में अपनी जगह बनाई है। और इसी से मुझे लगता है कि जो अधिकारों की मांग है वो पहले से ज़्यादा मुखर हुई है। अब जैसे मैं आपको बस एक छोटा उदाहरण दूंगी, जब इलाहाबाद में जब वो ओबीसी बच्चों को नहीं लिया था तो एक बड़ा प्रतिरोध खड़ा हो गया था और उसमें सभी तरह के लोग खड़े हो गए थे। तो ये नया भारत है, इसको मैं नया भारत बोलूँगी कि जब किसी के साथ एक के साथ अन्याय होगा तो वो जो आवाज़ अकेली थी अब वो सामूहिक बन जाएगी और मुझे लगता है ये सामूहिक आवाज़ और बढ़ती जाएगी और ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंज है। अगर आज उनके पास जो मीडिया है हमारा उसके पैरेलल मीडिया है, उनके पास जो साहित्य हमारे पास हमारा पैरेलल साहित्य है, उनके पास जो अगर हमें कहेंगे कि
महिला वक्ता है तो हमारे पास उनसे डबल महिला वक्ता है। अगर उनकी महिला लड़ाकू है तो हमारी डबल फूलन देवी जैसी। तो हमारे पास कोई वो नहीं है, और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है वो बहुत चुनौती वाला है, क्योंकि उम्मीद ये लगती है कि जैसे कि आमने सामने भी आया जा सकता है। और अभी हम भाषाई तौर पे हम आर्गूमेंट करते हैं, लेकिन मे भी हो सकता है कभी जो है हमारा और अलग तरीके से प्रतिरोध हो। तो मुझे एक उम्मीद दिखती है। उम्मीद ज़रूर है, और बिल्कुल हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाला समय और ज़्यादा बेहतर होगा, हम एक ऐसा समाज बना पाएँ जैसे हमारे पुरखे चाहते थे। मैं क्लोजिंग करने के लिए डॉक्टर रतन लाल जी के पास आऊँगा। लक्ष्मण आपके बेहद करीब है। लक्ष्मण बिल्कुल करीब हैं आप, और दिल की तरफ हैं आप, बहुत ज़्यादा करीब हैं। नहीं तो मेरा सवाल आपसे है डॉक्टर रतन लाल कि ऐसा दौर है, इतनी शानदार चर्चा हुई, मुझे बहुत मज़ा आया और मेरा मन नहीं है कि ख़त्म हो, लेकिन करना पड़ेगा। ऐसा दौर जो लोग कभी तिरंगे को अपना नहीं मानते थे, वो भगवा झंडा लहराते थे, तिरंगे को कभी फहराए नहीं, वो आज हर घर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, पूरा उसको कब्जा किए हुए हैं, और साथ ही वो कहते हैं कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहाँ उनके सपनों का भारत बने, हमारे सपनों का भारत तो अभी नहीं बन पाया। इन परिस्थितियों के संदर्भ में आप आने वाले भारत के कुछ सालों को, एक जब हम कहें कि हम 100 साल मना रहे होंगे, तब आप कैसा भारत देखते हैं? आपकी क्या कल्पना होगी उस भारत की? एक टर्मिनोलॉजी में ठीक कर देता हूँ पहले। वो अभी सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो आया था कि ऊपर से जो है वो आपको लोमड़ी टाइप से कुछ बना हुआ है ये, और नीचे जो है ना, नहीं नीचे लोमड़ी है, ऊपर कुछ और फोटो है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा ये। क्योंकि हिंदू तो कोई भी हिंदू है, चरवाक वाला भी बोले, अगर आप कहीं जाएं, आप बोले कि कोई पूछे आपसे कि आप हिंदू हैं, बोले कि नहीं हम चरवाक के परंपरा से हैं, तो बोला अच्छा चरवाक वाले हिंदू हैं। तो हिंदू पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। बेसिकली ब्रह्म राष्ट्र, जनऊ राष्ट्र बनाने की तैयारी, क्लैरिटी कर लीजिए, क्योंकि उससे हमारे लोग भी कन्फ्यूजन में जाते हैं। दलित, बैकवर्ड, ट्राइबल्स लोग भी, कई लोग हिंदू का पार्ट मान रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने जा रहा है। तुम एकदम कंक्लूडिंग रिमार्क्स करना बहुत शॉर्ट कि क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं। तो हम फिर भोजपुरी वो जो कहावत है, लाइन है, उसी से ख़त्म कर रहा हूँ कि जब ट्रक पे देखेंगे, फिर एक ट्रक का पहले सुनाया, एक अभी सुनाता हूँ कि ट्रक में देखेंगे पीछे लिखा रहता है बिहार उत्तर प्रदेश में कि चपले रहा। चपले रहा मतलब समझे, चिपक के रहो, चाँप के रखो। हाँ। मतलब एक्सलेटर जब यहीं से कार का चलाते हैं ना, तो उसको दबा के रखो पूरा, तो स्पीड भागेगा। चपले रहो, नहीं चापोगे तो बेटा चपा जाओगे। मेरी बात समझ गए? अगर आप नहीं चाँप के रखे तो आप चपा जाएंगे, आपको दबा देगा लोग। सिर्फ 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2 अप्रैल 2018, 5 मार्च 2019 और पिछला किसान आंदोलन। लोगों ने चाँप के रखा, सरकार पीछे गई। तो अगर चाँप के रखेंगे तो सरकार पीछे जाए, कोई भी सरकार हो, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा। चाँप के पीछे हटे, घर में बैठे कोजी टीवी और एयर कंडीशन में फंसे रहे तो चपा जाओगे। जितना घर खरीदे हो, एसी लगाए हो, उस सब आपका कब्जा कर लेगा। तो बस वही आखिरी है, चाँप के रखो, दबले रहा। हाँ, क्या हो लक्ष्मण, ये भोजपुरी एरिया का दबले रहा, चपले रहा। तो यही चपले रहा, ना चपबो तो चपा जाइबो। और चलते चलते सुमित, जब जहाँ आप बैठे हैं उसके पीछे एक कोटेशन है बाबा साहब का, वो पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप कंक्लूड कर देना। नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव ए लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ भी बनेंगे तो आपका प्यूरिफिकेशन सेरेमनी होगा। शुक्रिया। सारी लड़ाई तो सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान की ही है, आत्मविश्वास की ही है, और इसी लड़ाई को हमारे पुरखों ने लड़ाई, ज़मीन को अपने खून से सींचा और देश को आज़ादी दिलाने में अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने एक सपना देखा कि भारत एक ऐसा मुल्क बनेगा जहां जाति, धर्म, लिंग, भाषा या किसी भी सी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सारा देश मिलकर आगे बढ़ेगा और समानता और न्याय
कायम होगा। 75 साल बीत चुके हैं। 75 सालों की यात्रा पर हमने चर्चा की और बहुत ज़रूरी मुद्दों को हमने ज़रूर उस पर चर्चा करते हुए बात की, उसका जिक्र किया और मुझे लगता है कि ये एक दिशा देगा और जो इस वीडियो को देखेगा उसकी एक समझ बनेगी कि 75 साल के जश्न में दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा के सवाल को भी ध्यान में रखना चाहिए और भारत जिस राष्ट्र की कल्पना करता है, जिस देश को बनाने की तरफ बढ़ता है, उसमें इनकी भागीदारी की भी गारंटी देनी चाहिए। आज़ादी के जश्न के 75वें साल पर आप सबको बधाई, आप सबको, जो भी हमारे दर्शक हैं, आप सबको ढेरों मंगल कामनाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन वक्ताओं की बातचीत आपको कैसी लगी, उस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सब लोग मिलके एक बार जय भीम बोलेंगे, हम सब लोग जय भीम। जय भीम। जय भीम साथियों, फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी।